नमस्कार, सभी बड़ी बिंदियों का यहाँ पर स्वागत है और बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव कड़ी संख्या 209 में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुगणिता जो एक त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। सुगणिता, बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की कड़ी संख्या 209 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इनवाइट करना। बहुत मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ बहुत सारी चीज़ें जो एक स्किन स्पेशलिस्ट एक नॉर्मल हमारे लाइफ में जैसे स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने में करना चाहिए उसके लिए मैं शेयर करना में आभारी हूँ आप लोगों की कि आपने मुझे बुलाया। सुगणिता, कैसे ख्याल आया कि एक त्वचा का डॉक्टर बनना है? क्योंकि आमतौर पर जो लड़की होती है वो जब भी डॉक्टर बनती है तो गायनेकोलॉजिस्ट बनती है अधिकतर मामलों में। हाँ तो नहीं कैसे मैं आपने लिया और कैसे शुरुआत हुई इस करियर की? एक्चुअली स्किन मेरे मतलब मुझे थोड़ा स्पेशलाइजेशन स्किन में बहुत पसंद था पहले से। मैंने भी एक काउंसलिंग में गायनेकोलॉजी लिया था, बट फिर मुझे बहुत ज़्यादा उसमें रुचि नहीं आ रही थी, तो मैंने अगली काउंसलिंग में छोड़कर इनफैक्ट स्किन लिया था। मैंने पटना मेडिकल कॉलेज से ही किया है अपना पीजी। वहीं पर मैंने पहले एक बारी गायनी भी उठाया था। बट मुझे स्किन स्पेशलाइज़ेशन में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए ही मैंने फिर लिया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, एक त्वचा रोग विशेषज्ञ को किस प्रकार से समाज में अपनी कह लीजिए कि उपस्थिति दर्ज करानी होती है, क्योंकि जो भारतीय समाज है उसमें जो हाई क्लास लोग हैं वो तो स्किन को लेकर के सजग हैं, लेकिन हुँ, जो एक सामान्य परिवार है वो डॉक्टर के पास तभी जाता है जब हुँ, कोई हुँ। बड़ी समस्या, जिसको हम कहें कि जब कोई लाइफ रिस्क होता है। हाँ, 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 ये सामान्य तो है। डॉक्टर के पास नहीं जाता है, तो एक त्वचा रोग विशेषज्ञ की एक आम व्यक्ति के जीवन में क्या भूमिका है? कैसे उसको त्वचा रोग नहीं, विशेषज्ञ से जुड़ना बहुत चाहिए? ज़रूरी बात उठाई आपने। ये अभी के जो हमारा सिनेरियो है, अभी जब मैं पीएमसीएच में भी पहले रही हूँ, वहाँ पे भी और उसके बाद भी मैं बहुत सारे संस्थानों में काम किया है मैंने, गवर्नमेंट भी रहे हैं वो और प्राइवेट भी रहे हैं। पर मेरे एक्सपीरियंस में ज़्यादातर मेरे पास जो मरीज़ आए, हमारे मरीज़ रहे, वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और मिड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बोथ मतलब वेज़ दोनों ही रहते थे। हमेशा हाई सोसाइटी के पेशेंट्स आप मतलब आप लोगों को एहसास नहीं है, जनरल पब्लिक में नहीं होता, बट स्किन के प्रॉब्लम्स अभी बहुत कॉमन है और आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोगों को क्या होता है कि जब स्किन की प्रॉब्लम्स थोड़ी हल्की होती है, खासकर अभी कुछ साल से लास्ट 4-5 साल से एक दाद का एपिडेमिक जैसा फैल गया है, जो पहले नहीं होता था। जब हम पीजी कर रहे थे, उस टाइम पे सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट था। उस समय ज़्यादातर कम हमारी पूरी ओपीडी अगर होती थी, तो उसमें 20-30% मरीज़ होते थे दाद के। पर कुछ सालों में वो बढ़ते ही गए हैं और चूँकि लोग इतने जागरूक नहीं हैं, वो सबसे पहले कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादातर अमूमन दुकानदार से जाकर ले लेते हैं, जो दवा दुकानदार से और वहाँ पे एक बहुत ही गलत चीज़ का प्रयोग होता है जो कि स्टेरॉइड्स, जो कि लगाने की क्रीम में स्टेरॉइड्स होते हैं। तो वो दाद इतना भयंकर रूप धीरे-धीरे जो कि पहले शुरुआत में अच्छा भी लगेगा, असर भी आ जाएगा, लोगों को लगेगा कि सब अच्छा हो गया है। पर वो चूँकि स्टेरॉइड जो है स्किन को बहुत हानि पहुँचाती है, पतली कर देती है, उसके इन्फेक्शन से रोधी जो उसकी शक्ति होती है उसको भी कम करती है। तो उसके कारण अभी तो ऐसी स्थिति है कि हमारे पास बीच में ऐसा है कि 50-60% मरीज़ अगर 100 मरीज़ देख रहे हैं हम दिन भर में, तो हो जाते थे कि दाद के ही आ रहे, वो भी बहुत भयंकर वाले, हल्के वाले तो आज भी शायद दुकानों में ही ले रहे होंगे।
तो ये बहुत मतलब गलत है, क्योंकि अभी जो स्किन के डॉक्टर्स हैं, एमडी डॉक्टर्स हैं, वो इवन गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ फ्री कंसल्टेशन भी होता है, वहाँ भी अवेलेबल हैं। तो शुरुआत में अगर आपने सही दवा करी, तो शायद वो 2-3 हफ्ते में जो चीज़ सही हो जाएगी, वो अभी हमें महीनों-महीनों के लिए दवा खिलानी पड़ रही है। इसी तरीके से एक और कंडीशन है कि अभी जो नॉर्मल गाँव में और नॉर्मल सिटीज़ में भी इनफैक्ट लड़कियाँ हैं, विमेन हैं, वो झाई के लिए, मुहासे के लिए बहुत ही गलत क्रीम अगेन स्टेरॉइड जो बहुत पॉपुलर है बेटनोवेट के नाम से, बहुत लगाती हैं। वो लगाने से भी स्किन में जो दूसरी कंडीशन, क्योंकि वो स्टेरॉइड चेहरे पे लगाने की चीज़ नहीं होती है, ना ही मेलाज़्मा में, झाई में और ना ही मुहासों में। वो उसको शुरुआत में थोड़ा असर दिखा देती हैं, पर फिर एक और कंडीशन डेवलप हो जिसमें चेहरा लाल हो जाता है, धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता और दाने आते हैं, बाल आ जाते हैं। तो वो भी बहुत बढ़ गए हैं। तो अभी हमारे तो जो पेशेंट्स का रेशियो है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जहाँ काम किया है, वहाँ वो एक ट्रस्ट या फिर कोई हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं, वैसे ही रहे हैं। वहाँ पे हमारे तो मरीज़ 80% लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के रहे हैं, और ये टॉपिकल स्टेरॉइड जो है ना, लगाने का स्टेरॉइड, ये ज़्यादातर बीमारियों को इतना बढ़ा देता है और इतना खराब स्थिति में ला देता है कि अभी तो हमारे पास 2 मतलब बोथ वेज़ है। मेरा दूसरा क्लिनिक जो है एक एकदम सिटी में है, तो वहाँ ज़्यादातर मरीज़ मतलब हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले आते हैं। बट दूसरी तरफ हमें दोनों को ही कैटर करना पड़ता है। दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जागरूक रहें, सही जगह जाएँ, सही चीज़ का इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने, और मैं अभी बेटनोवेट का जिक्र करने वाली थी, क्योंकि हुँ, मैं जब से मेरी मेमोरी है तब से बेटनोवेट का नाम सुन रही हूँ, और मेरे आसपास हुँ, लोग उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं, बिना बिना सोचे, बिना किसी डॉक्टर से हुँ। पूछे उनको लगता कि है वो। कि ये एक ब्यूटी क्रीम है, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र है, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। और इसके लिए लास्ट 2-3-4 सालों में बहुत जागरूकता फैलाने की कोशिश की है डर्मेटोलॉजिस्ट लोगों ने। हम बिहार में भी एंटी स्टेरॉइड के अगेंस्ट बहुत लोगों ने पोस्टर्स और बहुत विज्ञापन न्यूज़पेपर्स में भी निकाला, ताकि जितने आज के डेट में फिर काफ़ी घट भी गया है। पहले जो अभी से 5-6 साल पहले हम देखते थे, इससे अभी देखते हैं, तो मतलब कुछ कमी आई है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि और लोगों तक पहुँचे कि कितनी गलत है। वैसी 5-6 क्रीम्स हैं जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में। चेहरे के लिए स्किन लाइट, बेटनोवेट, मेलालाइट ऐसे नामों से, और दाँत के लिए फोरडर्म, पैनडर्म, क्वाड्रिडर्म, है ना? ये सारी जो है स्टेरॉइड मिक्स क्रीम्स हैं, और जहाँ स्टेरॉइड लगेगा, स्टेरॉइड के अलग बीमारियाँ जहाँ वो काम करती है। पर चूँकि वो हर बीमारी में एक हल्का-सा तुरंत इफ़ेक्ट दिखाती है, तुरंत फ़ायदा दिखाती है, तो लोगों को लगता है इसी से बहुत अच्छा फ़ायदा आ रहा है, और उसको कंटीन्यूअसली जो लोग यूज़ करते रह जाते हैं, उससे उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हानिकारक हो जाते हैं। ये हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। डॉक्टर, अभी एक जो बीमारी त्वचा कैंसर का जिक्र सुनाई दे रहा है, और कहा जा रहा है कि जो ये सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसके कारण ये त्वचा का कैंसर होता है, और जिसके कारण आजकल सनस्क्रीन लगाने का, और फिर सनस्क्रीन के भी अलग अलग रेंज है, इतना एसपीएफ उतना हुँ, एसपीएफ। हुँ। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि कितना सही है या कितना गलत है, या कितना जरूरी है सनस्क्रीन का इस्तेमाल देखिए करना, और त्वचा कैंसर ना हो, इसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, हमारे जो इंडियन स्किन टाइप है, वो जो स्किन होता है थोड़ा फिज़पैट्रिक मतलब स्किन टाइपिंग होती है, उसमें पीछे की ग्रेड में आता है, जहाँ पे मेलानिन ऑलरेडी है। हमारे स्किन में जो पिगमेंट होता है मेलानिन, वो हायर लेवल्स पे है अगर हम कंपेयर करें टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो यहाँ स्किन कैंसर्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अभी हाल-फिलहाल में कुछ उनका बढ़ गया है रेशियो, जब हम पहले के मुताबिक देखते हैं तो। पर ज़्यादातर करके स्टिल अभी भी हमारे मेलानिन्स जो हैं स्किन कैंसर में अ, अभी बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन स्किन कैंसर के लिए तो लगाने की ज़रूरत अभी इंडियन सिनेरियो में नहीं है। पर स्टिल पहले से अभी का हम देखते हैं, हमारे पास एक हाल में ही मरीज़ आया था,
मेल था, गाँव का था, नॉर्मल वर्कर था और उसको जो स्किन में लीजन था, उसको आभास नहीं था, पर वो कैंसर था और पर अभी हल्के रूप में था, तो हमने उसका इलाज शुरू किया। पर अब पहले के मुताबिक उसका बढ़ गया है प्रेवलेंस, पर स्टिल अभी भी अगर एक आम आदमी सनस्क्रीन ना इस्तेमाल करे स्किन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाव के लिए, तो उतनी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे जो भारत में ज़्यादातर सनस्क्रीन का इस्तेमाल जो किया जाता है, वो एक तो पिगमेंटेशन जिसको झाई या और छोटे-छोटे काले धब्बे जिसको फ्रेकल्स कहते हैं हम लोग या और कोई भी मुहासे के दाग, पीआईएच जिसको कहते हैं, उनके लिए ज़्यादा करके किया जाता है या टैनिंग को बचाने के लिए, वहाँ पे ज़्यादातर सनस्क्रीन का उपयोग है। और दूसरा जो हमारे एजिंग का प्रोसेस है ना? जो नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल एजिंग होती है, जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारी स्किन में छोटे-छोटे काले धब्बे या स्किन जो है थोड़ी रिंकलिंग स्टार्ट होती है। तो इनके प्रिवेंशन में, इनको बचाव करने में सनस्क्रीन बहुत उपयोगी है। तो सनस्क्रीन हम लोग ज़्यादातर इन चीज़ों के लिए ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, जो कि पिगमेंटेशन एंड फोटो एजिंग, है ना? इनको प्रिवेंट करने के लिए। अभी इंडियन सिनेरियो में सनस्क्रीन स्किन के कैंसर्स को प्रिवेंट के लिए इतनी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ इतना प्रेवलेंस नहीं है इंडिया में। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो मेलानिन है वो एक तरह से स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्किन के लिए हाँ वो जी। अधिक होना अच्छा है। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में सांवले रंग को किसी अभिशाप की तरह देखा जाता है और हर व्यक्ति अपना रंग गोरा करने की कोशिश में होता है और बहुत सारी जो त्वचा की बीमारियां हैं वो गोरा होने के क्रम में जो दवाई ट्यूब इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है उससे उत्पन्न होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे स्किन का जो कलर है, हमारे इंडियन स्किन का, ये व्हिटिश है और इससे बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं कि हमें और गोरा होना है। हमारे पास बहुत सारे गर्ल्स और फीमेल्स इसी इनफैक्ट आजकल तो लड़के भी बहुत आते हैं कि हमें अपने स्किन टोन को लाइटर करना है, हमारी शादी है, हमें और गोरा होना है। तो इस तरीके का क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग गोरे लोगों को ज़्यादा हेल्दी और खूबसूरत समझते हैं शायद और थोड़ा सांवलापन खटकता है लोगों को, बट ये मानसिकता बिल्कुल गलत है क्योंकि स्किन का टोन चेंज करना बिल्कुल सही दवाइयों के द्वारा संभव नहीं है कि हम स्किन के टोन को ही 2 टोन 3 टोन्स लाइटर ले लें। ऐसा हो सकता है, बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं अभी जो हम लोग देते हैं जिससे 1-2 टोन लाइटर हो जाता है स्किन, पर वो लंबे समय के लिए देना भी बहुत हद तक उचित नहीं है। तो हम लोग ज़्यादातर रिकमेंड कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट इसके लिए नहीं करता। पर हेल्दी स्किन जो होती है, जो एक अच्छी स्किन है क्योंकि स्किन हमारी दर्पण है, अंदर के हेल्थ का एक दर्पण है। जो भी अंदर हो रहा है उसी का बाहरी एक तरीके से नज़र आने वाली जो चीज़ें हैं, वो स्किन दर्शाती है। तो एक हेल्दी होना ज़रूरी है, जिसके लिए मॉइस्चराइज़ेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्किन जितनी रूखी रहेगी उसमें तरह-तरह की बीमारियाँ आने की संभावना बढ़ती जाती है। तो मॉइस्चराइज़ेशन थोड़ी बहुत सनस्क्रीन का जिन लोगों को मतलब एक एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा डिले करके रखना है या पिगमेंटेशन नहीं चाहिए, तो एक हेल्दी स्किन जो है अच्छी मेंटेन करने के लिए स्किन रूटीन आजकल बहुत पॉपुलर वो हम करना चाहेंगे। पर स्किन का कलर चेंज करने के लिए कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा देना ये उचित नहीं मैं मानती हूँ। भारतीय समाज में बालों के लिए और त्वचा के लिए मुख्य रूप से नारियल तेल और सरसों तेल लगाने का एक अभ्यास रहा है, जो धीरे धीरे बाजार के कारण महंगे महंगे प्रोडक्ट्स में परिवर्तित हो गया। जैसे कि पहले लोग मॉइस्चराइजर इत्यादि खरीद कर नहीं लाते थे कि घर की मलाई लगा लेते थे या नारियल का तेल, सरसों का तेल। तो जो महंगे मॉइस्चराइजर हैं या जो उससे कम दाम के मॉइस्चराइजर हैं वे कितने सुरक्षित हैं, उनका इस्तेमाल कितना और किस हद तक किया जाना चाहिए और क्या तेल स्किन के लिए उपयुक्त है या नहीं है? देखिए, तेल की बात करें तो नारियल का तेल काफ़ी उपयोगी मॉइस्चराइज़र है ना? बालों के लिए अच्छा है वो, पर जैसे यूजुअली लोग क्या होता है कि डैंड्रफ की समस्या से बहुत जूझते हैं, तो उसमें सोचते हैं ये रूखापन हो रहा है, हम तेल लगा कर के इसको
और अच्छा कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे, तो वो वैसा नहीं होता। ऑलरेडी जो है हमारे जो सीबम ग्लैंड्स होते हैं, जिसको डैंड्रफ की समस्या है, उनमें ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए वो सिबोरिया होता है, जो डैंड्रफ होता है। अब उसमें और तेल डाल देने से जड़ों पे वो क्लॉग कर देते हैं पोर्स को। वो क्लॉग जो पोर होती है तो और समस्या बढ़ती ही जाती है। तो वहाँ नारियल तेल उपयोगी नहीं है, वहाँ पे हमें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उस जगह पे नहीं, बट जिसका स्कैल्प नॉर्मल है, हेल्दी है, तो उसमें जो है तेल लगाना, जिसमें नारियल का तेल बिल्कुल नॉर्मल है। हम भी पेशेंट्स को यही बोलते हैं, जो बालों के लिए कुछ भी पूछता है कौन सा तेल लगाना है, तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल ही हम लोग रिकमेंड करते हैं। बट ज्यादा स्कैल्प से ज्यादा हमारे हेयर के जो लेंथ है ना, उसको मॉइस्चराइज करने के लिए ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि वो क्यूटिकल्स के द्वारा, जो हमारे स्किन मतलब हेयर पे एक लेयर होती है, उसके द्वारा अंदर जाके भी मॉइस्चराइजेशन पहुंचाता है। तो नारियल तेल हमारे बालों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है। बट मस्टर्ड ऑयल, जो दूसरा तेल आपने बोला सरसों तेल, वो बहुत बारी एक एलर्जन की तरह काम कर सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जिसमें चेहरा काला होने लगता है, हम एलपीपी कहते हैं उसको, उसके ट्रिगर में भी है। उसके मतलब एक तरीके से कहा जाए, उसको शुरुआती एक ट्रिगर देने के लिए भी मस्टर्ड ऑयल रिजल्टेंट है। सरसों का तेल फॉलिकुलाइटिस भी करता है, क्योंकि एक हैवी ऑयल है वो हेयर के जो रूट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उनको कई हद तक क्लॉग कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है। तो फॉलिकुलाइटिस भी बहुत होता है। तो मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल भी हम लोग रिकमेंड नहीं करते त्वचा पे या बालों में भी लगाने के लिए। बट कोकोनट ऑयल एकदम हेल्दी है, बिल्कुल लगा सकते हैं जिनकी हेयर हेल्दी है, नॉर्मल है। फेस की अगर बात करें, तो चेहरे पे जहां तक कोकोनट ऑयल का लगाना है, तो ये मुहासों को बढ़ा सकता है। कोकोनट ऑयल कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स में आता है। ये एक अच्छा मॉइस्चराइजर है, अगर हम अपने त्वचा पे शरीर पे लगाएं, तो कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल बिल्कुल अच्छा है। पर चेहरे के लिए जिनका स्किन ऑलरेडी एक्ने के प्रोन स्किन्स होते हैं, ऑयली स्किन टाइप जिनको हम कहते हैं, वैसा है, तो उनमें, और ऐसी वेदर में जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तब ऐसे एरियाज में हम बिल्कुल कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन फेस पे रिकमेंड नहीं करते। एक्चुअली मॉइस्चराइजर्स का भी बहुत सारा ग्रेड है, और जो हमें चूज करना होता है मॉइस्चराइजर, आजकल लोगों को काफी हेल्दी चिपचिपा नहीं दिखना है पहले के मुताबिक। पहले लोग कैसे भी दिखते थे तो उतना चलता था लोगों को, पर अभी हमारे पास जो ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं, इवन आप कहेंगे नॉर्मल स्टूडेंट्स, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी उनका बहुत ऐसा नहीं हाई भी रहता है, सब मॉडरेट मिडिल क्लास, हम लोग जैसे भी लोग, सारे लोग को अभी क्या है कि दिखने में चिपचिपापन नहीं चाहिए। तो उस जगह पे हमारे पास चॉइस ऑफ मॉइस्चराइजर भी बदल गया है, बहुत तरीके के आ गए हैं। और साथ के साथ वो एक पेशेंट के स्किन टाइप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे किसी का ऑयली स्किन टाइप है, तो उनको हम अलग रिकमेंड करते हैं। किन्हीं का कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन, उनका रिकमेंडेशन अलग हो जाता है, जो उनको सूट करेगा। और दूसरे होते हैं सेंसिटिव स्किन टाइप, जिनको रेडनेस, थोड़ी सेंसिटिविटी रहती है, तो उनका चॉइस अलग हो जाता है। तो वो हमें स्किन टाइप पे और वेदर पे, कौन सा मौसम अभी चल रहा है, उस पे काफ़ी डिपेंड करता है। तो वो हमारे लिए बहुत चूज़ करना आजकल अवेलेबल है मार्केट में, तो अच्छा रहता है जिनको ज़रूरत है उनके लिए। पर ऐसे एक नॉर्मल हेल्दी स्किन के लिए कोकोनट ऑयल में हम लोग भी रिकमेंड करते हैं, कि बालों के लिए और त्वचा के लिए, पर चेहरों के लिए, चेहरे के लिए ज़्यादातर हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते। आजकल एक समस्या सुनाई देती है कि एंटी इम्यून प्रॉब्लम है, और एंटी इम्यून प्रॉब्लम के कारण बताते हैं कि त्वचा पर झाइयाँ या कालापन या इत्यादि समस्याएं होती हैं, या कई बार नाखून अलग से मतलब कमजोर से होने लगते हैं या गलने लगते हैं। तो ये क्या है एंटी इम्यून, ये क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे एक आम व्यक्ति समझ सकता है? एंटी इम्यून नहीं, ऑटो इम्यून कंडीशंस अभी है। बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशंस अभी आ जाते हैं, जिससे बाल कई बार पैचेस में झड़ना, या बहुत सारे स्किन की तकलीफें होती हैं। जैसे एक बड़ी कंडीशन है जिसमें ना कि जस्ट चमड़ा, बल्कि अंदर की हमारे अंगों में भी असर दिखता है,
वो कंडीशंस काफ़ी कॉमन आजकल हैं। पहले भी थे पर उतनी जागरूकता नहीं थी, शायद मरीज़ उतना पहुँच नहीं पाता था। तो जिसमें ऑटो इम्यून कंडीशंस में सबसे जो ज़्यादातर करके त्वचा पे और इफ़ेक्ट दिखाती है, बालों पे इफ़ेक्ट दिखाती है, उसमें एलोपेशिया एरियाटा करके एक कंडीशन होती है, जिसमें बाल जो है पैचेस में गायब होने लगते हैं। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, जो कि बाहर के एंटीजेन्स जो बाहर का माइक्रोबियल एंटीजेन्स है, जैसे कि कोई कीटाणु से आया, उसके अगेंस्ट बनती है। वो हमारे खुद के एंटीजेन्स के अगेंस्ट बनने लगती है। ये एक ऐसे रोग होते हैं, जिनमें हमारे खुद की त्वचा या बालों के या मेलानिन के अगेंस्ट बनने लगती है, जिस ऑटो इम्यून कंडीशंस में खासकर एलोपेशिया एरेटा बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। दूसरा ऑटो इम्यून कंडीशन जो हमें कॉमनली देखने को मिलता है, वो है सफ़ेद दाग, जिसको विटिलिगो कहते हैं। उसमें भी हमारे जो स्किन के मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, जो मेलानिन बनाते हैं, जिनको मेलानोसाइट कहते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ वगैरह बनने लगती हैं। तो हमारी खुद की जो शरीर है ना, वो इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल्स के अगेंस्ट बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में सब हमें फिर उनके इम्यून सिस्टम्स को मॉड्यूलेट करने के लिए फिर दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं, जिसके कारण वो फिर वापस अपने नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। समय कम है और सवाल ज्यादा है, तो मैं जल्दी जल्दी पूछ रही हूँ। आजकल ज़रूर, ज़रूर। गली मोहल्लों में इतने ब्यूटी क्लिनिक हो गए हैं, और वहाँ जो लोग ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो कोई स्किन के डॉक्टर नहीं है, या वो किसी भी तरह से डॉक्टर नहीं है, प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है। कहीं से उन्होंने काम सीख लिया है और वो ब्यूटी क्लिनिक चला रहे हैं और लोग उनके पास जा रहे हैं। तो ये कितना खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है। अभी हमारे पास ऐसे-ऐसे मरीज़ आते हैं जो शुरुआत में शायद कोई बीमारी से भी नहीं जूझ रहे थे और उनके पास गए और उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, चूँकि उनको जानकारी स्किन की डेप्थ में नहीं है। सबको लगता है कि स्किन में क्या करना है, लगाने की चीज़ें तो देनी है, पर ना वो उसके स्किन टाइप को समझते हैं, ना उनकी डिज़ीज़ेज़ को समझते हैं, ना उनके रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। वो अपने अंदाज़न कुछ देते हैं और ज़्यादातर करके वहाँ पे स्टीरॉइड का अगेन यूज़ बहुत होता है ब्यूटी पार्लर्स में, और स्किन के क्लिनिक्स जो ज़्यादातर आजकल खुल गए हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं। उनमें यही लगाने की ऐसी गलत क्रीम्स का उपयोग होता है, जिससे आगे चल के बहुत कंडीशन और खराब हो जाती है। और कई बार तो कोई कंडीशन नहीं होती है, ऐसे लोगों को भी लुभाने के लिए कुछ लगाने की क्रीम दे दी और जो चीज़ नहीं थी वो भी आ जाती है। तो हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं, जो कि ऐसी क्लिनिक्स से घूम कर आते हैं और जो अपनी बीमारी को या तो बढ़ाकर आते हैं या और फैला कर आते हैं। तो हमारे बहुत हानिकारक है। हमारे गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट कुछ नियम की कुछ क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है, जिसको जानकारी है, और हमारे जो लोग हैं उनमें भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं अगर कोई बीमारी हो और कोई नीड हो। और अभी तो ऐसा सिनेरियो कि एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट भी बहुत हर जिले में, हर अस्पतालों में, हर जगह हैं और अपना ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो वहाँ मिलें और सही चीज़ का इलाज सही तरीके से हो। किन लक्षणों के दिखाई देने पर तुरंत स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर लोग नहीं जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, मेडिकल स्टोर तक गए और दवा हुँ। लेकर आ गए। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें तुरंत एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तुरंत जाने के लिए सबसे ज़रूरी, जो सबसे कॉमनली आजकल हो रहा है, जो कि मैंने बताया दाद। शुरुआत में इतना छोटा-सा दिखता है और बिल्कुल यूजुअली हमारे ग्रॉइन एरिया में स्टार्ट होता है, जाँघों के पास, छोटा-सा पैच स्टार्ट होता है। उसमें अगर हमने सही दवा करी, तो बहुत सस्ती दवा होती थी। अभी भी बाहर के देशों में वही सस्ती दवा चल रही है। और हमारे देश में चूँकि उस सस्ती दवा को दुकान वालों ने पहले दे देकर, जहाँ ज़रूरत है वहाँ, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ, जो सही डोज़ है वैसे, जो गलत डोज़ है वैसे, बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो आज के डेट में
वो दवाइयों जैसे कि फ्लूकोनाज़ोल है, उससे इतना रेज़िस्टेंस हो चुका है, अब वो हमारे यहाँ पे किसी पे काम नहीं करती। अगला स्टेज था, जैसे दाँत की बात करें तो टर्बिनाफिन दवा थी, वो भी ऐसे ही हर व्यक्ति को, जिसको कोई भी स्किन की बीमारी हो, फंगल इन्फेक्शन हो या एक्जिमा हो या कुछ भी हो, खुजली है, तो दुकान वाला एक 4-5 दवाइयों का एक पकड़ा देगा आपको, उसमें एक एंटी फंगल भी होगा, एक एंटीबायोटिक भी होगा, एक स्टेरॉइड भी होगा खाने का, लगाने का। तो इसके कारण जो है ना, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गई है। एक कीटाणु जो होता है वो दवाइयों से मरता है, और ना मरे उस दवा के होने के बावजूद, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया है हमारे देश में कि मैं तो अभी तक 3-4 बड़े शहरों में रह करके, अभी लखनऊ में हूँ फिलहाल, और मैंने हर जगह पे और हमारी बातचीत और कॉन्फ्रेंसेस में जैसा देखते हैं, पूरे इंडिया में उतना ही व्यापी है। हर जगह पे यही चल रहा है। क्वैकरी, जो कि एक नॉन डॉक्टर डॉक्टरी करता है, उसको क्वैकरी कहते हैं। इतना ज़्यादा रेज़िस्टेंस एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स के अगेंस्ट हो गया है कि अभी जो एंटी फंगल्स पहले बहुत आराम से काम करती थी, वो अब नहीं काम कर पाती हैं। तो वहाँ पे वो लक्षण जो सबसे पहले देख करके शुरुआती में सही जगह जाना चाहिए, जो सबसे कॉमन है वो है दाद। एक छोटा-सा दाद भी अगर आप सही जगह जाएँगे, तो उसका इलाज हफ्ते, 2 हफ्ते का रिकमेंडेड था और हो जाता था। पर आज हमें उसको 2-2 महीने, 3-3 महीने खिला कर के भी, और साथ के साथ फिर हमें और जाँचें देखनी पड़ती हैं, इतने दिन खा रहे दवा, क्या उसका साइड इफेक्ट्स भी नहीं हो, वो भी देखते हुए करना पड़ता है। तो दाद बहुत कॉमन है। छोटे दाँत को नेग्लेक्ट मत करिए, जाके दुकान की दवा ना लगाइए, सीधे अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाइए। और दूसरा सबसे कॉमन है चेहरा। चेहरे पे लोग ज़्यादातर मुहासे और झाई, ये 2 चीज़ों के लिए ज़्यादा करके जाते हैं। वहाँ पे भी दुकान वाले क्रीम से, जिसमें मैंने आपको बताया बेटनोवेट, स्किनलाइट, ये सब बहुत पॉपुलर है, वो उसको तो ठीक नहीं कर पाता जो आपकी प्राइमरी कंडीशन होती है। एक सेकेंडरी कंडीशन डेवलप कर देता है, जिसको टीएसडीएफ कहते हैं। तो अगर आप इलाज ना करते उनका, तो शायद आप बेहतर होते। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि दुकान से और क्वैक से, झोला छाप से दवा इतना आसान समझते स्किन को ना लिया करें लोग, तो ज्यादा अच्छा रहे। मेरा एक सवाल है कि साबुन, शैम्पू और क्रीम ये हम्म, हमारे लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि अधिकतर ऐसा हो गया है कि शायद खाना खाने को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है जितना साबुन, नहीं, शैम्पू और क्रीम को दिया जाता है। और एक दिन यदि क्रीम खत्म होती है, तो व्यक्ति ऐसे बेचैन हो जाता है कि कल मैं नहाने के बाद क्या लगाऊँगा, या बिना साबुन के कैसे मैं नहा सकता हूँ, नहा सकती हूँ। तो ये कितना ज़रूरी है और इसका कितना प्रयोग किया जाना चाहिए और कितना करना खतरनाक हो सकता है? देखिए साबुन, शैम्पू और क्रीम तीनों ज़रूरी चीज़ें ज़रूर है, पर खाने से ज़रूरी नहीं है। एक हेल्दी डाइट जो कि सब कुछ एक बैलेंस्ड वे में मिले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पर साबुन का इस्तेमाल हमारी गंदगी और तेल जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है, और कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो नॉर्मली अब दिन भर में बैठते हैं, उनको साफ करने के लिए रिक्वायर्ड है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे शैम्पूइंग हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। आजकल के लाइफ़स्टाइल में लोग दिन भर घूम कर आते हैं और सुबह बिल्कुल कोई चिपचिपापन बालों में नहीं चाहते, तो रोज़ हेयर वॉश करना चाहते हैं, हेड वॉश करने। तो हमारे पास आते हैं, और हमारे पास अभी माइल्ड क्लींजर वाले शैम्पू भी अवेलेबल हैं। जिन लोगों को नहीं बिल्कुल रोज हमें बाल धुल के जाना है, उनके लिए माइल्ड क्लींजर्स वाले शैम्पू भी, एवरीडे शैम्पूज भी आ गए हैं, जिनमें उतनी तेल को और बालों के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको निकालने की क्षमता नहीं होती, वैसी चीजें दी जाती है। पर एक अमूमन नॉर्मल शैम्पू जो है, वो हफ्ते में 2 दिन से अधिक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और ठंड के साबुन की जहां तक बात करें, साबुन एक नॉर्मल साबुन जो होता है, जिस साबुन में अगर मैं बताऊं तो सबसे पीएच बैलेंस्ड जो हमारे स्किन के लिए सबसे अच्छा साबुन है, एक जनरल पब्लिक के लिए, वो डव साबुन बहुत अच्छा, इस्तेमाल करने के लिए बहुत फैंसी। मैं जहाँ पे बैठती हूँ अस्पताल में, वहाँ इतने
कई बार मैं बताऊँ काफ़ी गरीब मरीज़ भी आते हैं, पर उनका ज़ोर ज़्यादा होता है साबुन पे मेरे से ज़्यादा। मैं उनके प्रिस्क्रिप्शन में साबुन ज़रूर लिखिएगा मैडम। मैं कहती हूँ साबुन का उतना रोल नहीं है आपकी बीमारी में जितना हम जो दवाइयाँ लिख रहे हैं। पर लोगों में है कि साबुन लगाएँगे तो शायद बीमारी धुल जाएगी, साफ़ हो जाएगी, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाती है कई बार। किसी-किसी बीमारियों में बहुत ज़रूरी है, पर किसी-किसी बीमारियों में बिल्कुल नहीं है। और एक नॉर्मल स्किन के लिए एक नॉर्मल साबुन कभी मिस अगर ठंड के टाइम में रोज ना लगाएं तो भी चलेगा, बट गर्मियों में एक बार साबुन से नहाना जरूरी है। और क्रीम का तो मैंने आपको बताया बहुत अच्छा ऑप्शन है कोकोनट ऑयल। नॉर्मल नारियल का तेल अच्छा मॉइस्चराइजर है। और जिनके पास अभी उतने रिसोर्सेज नहीं है कि बहुत महंगी क्रीम्स, उनसे बेहतर क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, पर वहाँ पे कोकोनट ऑयल भी उतना ही अच्छा काम कर सकता है एक नॉर्मल स्किन पे। पर जहाँ ज़रूरत है, जहाँ बीमारियाँ हैं, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, एटोपिक स्किन है, वहाँ पे ज़रूरत हमें उससे बढ़ के कई बार पड़ती है, पर वहाँ ज़रूरत है तब। एक नॉर्मल स्किन के लिए ये सब काफ़ी एक नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी उतना ही फ़ायदेमंद रहेगा। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि स्किन दर्पण है, हमारे हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल, कई बार ऐसा है कि किडनी के किसी समस्या के कारण या लिवर की किसी समस्या के कारण कोई स्किन पर स्पॉट आ रहा होता है और उस स्पॉट को हम किसी क्रीम से ठीक करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो क्या इन स्पॉट को एक आम व्यक्ति पहचान सकता है कि ये लिवर के कारण है या किडनी की समस्या है या कोई और तरह की बीमारी शरीर में उत्पन्न हो रही है? बहुत तरीके के ऐसे स्किन के लीजन्स हैं जो कि लिवर और किडनी डिजीज या अदर सिस्टेमिक डिजीज और अदर कैंसर्स, इनके भी दर्पण होते हैं। पर वो बहुत डिटेल में समझना हम मतलब एक जनरल पब्लिक नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हर कंडीशंस, और ऐसा भी नहीं है कि वो है तो बिल्कुल ही है। एक बहुत जरूरी चीज मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमारे गर्दन पे बहुत लोगों को कालापन होता है, जिसको हम एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। वो कालापन नॉर्मल कालापन नहीं होता, थोड़ा सा वेलवेट की जैसा रहता है और पीछे वाली गर्दन पे काफी करके होता है। उसके साथ आपको छोटे छोटे काले स्किन टैग्स भी देखने को मिल जाएंगे गर्दन के ऊपर और बगलों में भी। तो ये दोनों एक लक्षण है हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जो दिखाते हैं कि हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्लोली डेवलप हो रही है। अगर आप आज डायबिटिक नहीं है तो भी कुछ सालों में हो सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए, जैसे वजन घटाने की क्रिया, खान पान में तब्दीली, एक्सरसाइज शुरू करना, ये सब बहुत ज़रूरी है, अगर वैसे लक्षण दिखते हैं तो। तो ये एक कॉमन है जो कि दिखता है, बाकी और डिज़ीज़ स्पेसिफिक जो बहुत सारे स्किन लीजन्स होते हैं, वो हमें काफ़ी मतलब देखकर, जैसे नाखून में कई बार एक हाफ एंड हाफ नेल सिंड्रोम होता है, बट वो समझना एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो वो तो मुश्किल होगा, पर एक ये बहुत कॉमन चीज़ है। आजकल वज़न बढ़ रहा है, छोटी-छोटी लड़कियों में हम लोग देखते हैं काफ़ी वज़न ज़्यादा रहता है और ये वाले सिम्पटम्स एक्ैंथोसिस 12 साल की, 18 साल की गर्ल्स में भी मिल जाता है। पीसीओएस बहुत कॉमन है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें जो मासिक होता है उसमें एब्नॉर्मलिटीज़, बाल आने लगते हैं चेहरे पे, मुहासे आते हैं। तो ये सब एक पीसीओएस के एक स्किन लीजन्स में आता है, तो वो एक बहुत कॉमन है। तो ये 2-3 कॉमन कंडीशंस स्किन में जो एक आम आदमी देखकर पहचान सकता है। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय कम है, तो मैं ये कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में हो सकता है कि बाद में कुछ सवाल आए तो प्लीज आप वहां जाकर के भी आंसर करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ज़रूर। बाद में भी सवाल रखेंगे। अभी मैं ये चाहती हूँ कि आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आज का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है, सबको सुंदर दिखना है, सबको बेहतरीन दिखना है। और खास करके जिन बच्चों की अभी शादी होने वाली है वो बहुत तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, भले ही उनको उनकी आवश्यकता नहीं है फिर भी ले रहे हैं। तो इसलिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे वे सुरक्षित रहें और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उनका सौंदर्य भी बरकरार रहे, क्योंकि कई बार ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के बाद हेल्थ भी खराब हो जाता है और सुंदरता भी चली जाती है। अभी सबसे ज़रूरी है, देखिए स्किन जितना
क्लियर, अच्छा दिखता है और जितने आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो उसको लेकर, वो ज़रूरी है। आप कई बार कॉन्फिडेंस इतना ज़रूरी है कि आपकी स्किन पे अगर धब्बे भी हैं या मुहासे भी हैं, तो भी आपकी कुन कॉन्फिडेंस उन सबको बिल्कुल साफ़ कर देगी, ऐसा लगेगा नहीं। आप अगर अपने कॉन्फिडेंस में कुछ भी कर रहे हैं, अपने कम्फ़र्ट में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने स्किन पे बहुत ज़्यादा एकदम से ध्यान दें। ध्यान देना है हमें एक हेल्दी स्किन मेंटेन करने के लिए, बट एक बहुत लोगों का भी गोरेपन के पीछे जो ज़्यादा होड़ फैली हुई है, उसको ज़रूर कम करना चाहिए। और एक हेल्दी मॉइस्चराइज़ेशन, हेल्दी सनस्क्रीन का एक रेजिम ये फ़ॉलो करना चाहिए नॉर्मल स्किन मेंटेन करने के लिए। और अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना चाहिए, अपने नॉलेज पे वर्क करना चाहिए, तो उससे आपकी जो चीज़ें हैं ना कुछ दाग धब्बे रहें भी तो भी दिखते नहीं हैं। अब एक आखिरी सवाल कि जो दादी-नानी के घरेलू नुस्खे हैं त्वचा की देखभाल के लिए, वो कितने कारगर हैं और उसका कितना इस्तेमाल सही है? देखिए, कुछ कारगर हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बहुत हानिकारक भी हैं। नॉर्मली जो अच्छे हैं, उनमें मलाई लगाना, बेसन लगाना, ये 2, 3, 4 अच्छे हैं। पर कुछ ऐसे भी नुस्खे हैं, लोग मस्सों को चूने से जला के आते हैं और बहुत तरीके के नुस्खे करके आते हैं, किस चीज़ का दूध, किस चीज़ का तेल लगा के और स्थिति बिगाड़ कर भी आते हैं। तो कुछ उसमें से अच्छे हैं, कुछ उसमें से खराब हैं। इतना कम समय में बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, पर कुछ दोनों ही डायरेक्शंस हैं एक बात के कि आजकल नुस्खों में लोग गलत चीज़ें भी कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। सुगणिता, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह बड़ी बंदी समूह के साथ जुड़ी रहेंगी और अपने जो भी आपके टिप्स हैं, वो समय-समय पर हम लोगों को देती रहेंगी। बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। मुझे सभी बड़ी दीदियों को भी मेरी ओर से प्रणाम और मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि बाय मी ए कॉफी के लिंक पर जाकर अवश्य ही कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें और इस तरह से बड़ी बिंदी को सहयोग करें क्योंकि बाय मी ए कॉफी का पैसा कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए जाता है। मिलेंगे अगले रविवार फिर एक और बड़ी बिंदी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।